मुझे नहीं लगता कि मेरी जैसी किस्मत किसी भी औरत की होगी, और मेरी जैसी किस्मत किसी की होनी भी नहीं चाहिए। मैं अपने ख़ानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी, और मुझे अपने पापा के दोस्त के बेटे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। पापा के दोस्त का बेटा फ़ौज में था। मैं उससे बहुत प्यार करती थी, और वह भी मुझे पसंद करता था। लेकिन कभी हमारी आपस में बात नहीं हुई थी, यहाँ तक कि बस एक दूसरे को देखकर कभी हाय हेलो हो जाती थी, वह भी सिर्फ दूर से ही। पर हमारे माँ बाप ने समझ लिया था कि बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे, बस मेरी माँ थी। लेकिन मेरे पापा के दोस्त ने मेरी माँ और हमारा साथ नहीं छोड़ा था। उन्होंने अपनी दोस्ती निभाई थी, और हम बच्चों के सर पर अपना हाथ रखा था। इसलिए हम सब एक दूसरे के यहाँ आना जाना था। जबकि मेरे पापा के दोस्त तो जिंदा थे, लेकिन मेरे पापा के दोस्त की पत्नी जिंदा नहीं थी। पापा के दोस्त भी अब बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे। उनका एक ही बेटा था, जिसका नाम संजय था, और उसे फौज में शामिल होने का बहुत शौक था, और उसने अपने शौक को पूरा भी किया था। हमारे यहाँ का माहौल ही ऐसा था, हर कोई देश पर मर मिटने के लिए तैयार रहता था। जिसको भी मौका मिलता था फौज में भर्ती हो जाया करता था। देश की सेवा करना हम लोग अपना धर्म समझते थे। हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग देश की सेवा में शहीद हो चुके थे। मेरा अपना भाई भी देश की सेवा करते करते शहीद हो चुका था। मुझे पापा के दोस्त के बेटे से बहुत मोहब्बत थी। हमारी इस मोहब्बत की खबर हमारे घर वालों को भी लग चुकी थी, और हमारी खुशी की खातिर हमारे घर वालों ने हमारा रिश्ता पक्का करवा दिया, और हमारी शादी भी हो गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, और इतनी खुश थी कि बता भी नहीं सकती। जिससे मोहब्बत की वही मुझे मिल गया, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती थी। दिन इसी तरह गुजरने लगे। बस मुझे एक ही बात का दुख था, संजय मेरे पास बहुत कम रहता था। हमेशा ही संजय बाहर रहता था, कभी कभी घर आता था। घर में उसकी एक बहन थी और एक पापा। मैं हमेशा उसका इंतजार करती रहती। कोई होली दिवाली कोई त्योहार होता तब भी वह ना आता, तो मुझे त्योहार की कोई खुशी नहीं होती। लेकिन जैसे ही घर में वह दाखिल होता, मेरे लिए तो होली दिवाली का माहौल बन जाता था। मैं तैयार होती, सजती सवरती अपने पति के लिए, दिल से अपने आप को सजाती, सबसे अच्छे कपड़े पहनती। फिर हम लोग जो समय साथ गुजारते वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता था। पर फिर मेरी खुशी भरी जिंदगी में दुख ने डेरा डाल दिया, जब हमें पता चला कि संजय किसी ऑपरेशन पर गया था, लेकिन वहां से वापस नहीं आया। सबका कहना था कि संजय शहीद हो गया है, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली थी। पर उन लोगों का कहना था कि उसकी लाश को तलाश भी नहीं कर सकते, क्योंकि बर्फीले पहाड़ थे और बर्फ अपनी जगह से सरक गई थी। अब उसकी तलाश करने के लिए न जाने कितने टन बर्फ उठानी पड़ेगी, और ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता है। इस तरह की कहानी उस इलाके से पहले भी सुनी जा चुकी थी, और मुझसे पहले भी औरतें थी जिनके पति लापता हो गए थे, लेकिन फिर सारी जिंदगी वापस नहीं आए थे। जाहिर है, एक इंसान के ऊपर बर्फ का पूरा पहाड़ गिर जाए तो उसकी लाश को भी तलाश करना कितना मुश्किल हो जाता है। और भला यह काम कौन करेगा? यह खबर सुनकर तो मेरे ऊपर गमों के पहाड़ टूट पड़े थे। मेरी जिंदगी से सारी खुशियां खत्म हो गई थी। मेरा पति इस दुनिया से चला गया। मेरी शादी को अभी सिर्फ 1 साल ही तो हुआ था। इस 1 साल में भी वह सिर्फ 3 बार ही आया था। मेरे लिए सब लोग बहुत दुखी रहते थे, लेकिन मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता था। यह दुख सिर्फ मेरा था। संजय को तलाश करने की बहुत कोशिश की गई, यहाँ तक कि उसके पापा, जो कि बिस्तर पर पड़े हुए थे और हमेशा बीमार रहते थे, अब उन्होंने भी यह कहना शुरू कर दिया कि इतना ही बता दो कि मेरा बेटा मर गया है या नहीं। अगर मर गया है तो हम उसके लिए सब्र करके बैठ जाएंगे, नहीं तो फिर हम उसका इंतज़ार करेंगे। लेकिन उन लोगों से जब पता किया तो उन्होंने कहा कि वह इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि अगर इस दुनिया में होता तो हमें मिल जाता। और माफ़ी के साथ कहा कि हम उसकी लाश भी नहीं ढूंढ पाएंगे। कोई अपना इस दुनिया से चला जाए तो कितना बड़ा दुख है, और फिर आप उसे आखिरी बार देख भी ना पाएं, इससे भी बड़ा दुख होता है। अब मेरी ज़िंदगी इसी तरह गुजरने लगी। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि अब तेरा उस घर में क्या काम, तू वापस आ जा। लेकिन मैं अपनी माँ के साथ नहीं गई, मैं अपनी ससुराल में ही रहने लगी। मुझे यहाँ पर रहते हुए 2 साल हो गए थे। मैं उसके बाप की सेवा करती और उसकी बहन के लिए खाना बनाती थी, घर को संभालती थी। वह लोग भी बहुत ज्यादा एहसानमंद थे, और कहते कि बेटी तुम अपने घर चली जाओ, अगर तुम किसी और से शादी करना चाहती हो तो तुम कर लो। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था। इसी तरह करते करते 5 साल गुजर गए। मेरी माँ एक दिन मुझे जबरदस्ती गांव की पंचायत के पास ले गई, उनका सारा मसला बताया।
फिर उन्होंने कहा, बेटी अगर इस तरह कोई मामला हो कि पति की मौत का पक्का पता ना चले तो 4 साल इंतजार करने के बाद औरत दूसरी शादी कर सकती है। मेरी माँ ने कहा, तू हमारी इकलौती बेटी है, तेरा बाप इस दुनिया में नहीं है। मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुझे खुश रखूंगी, तेरी शादी अच्छे घर में करवाऊंगी, इसलिए मैंने तेरी शादी संजय से कराई थी, क्योंकि तू उससे मोहब्बत करती थी। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी को उसकी मोहब्बत मिल जाए और वह अपनी मोहब्बत से दूर ना रहे। लेकिन अब 5 साल से तुझे ऐसी विधवाओं की सी जिंदगी गुजारते हुए देखकर मेरे दिल पर क्या गुजरती है तू नहीं समझ सकती। और तेरे बाप की आत्मा भी तड़प रही होगी। बस तू दूसरी शादी कर ले, संजय अब नहीं आएगा। अरे पगली, 5 साल हो गए हैं, कोई भला 5 साल के लिए भी जाता है क्या? मेरे दिल में भी यह बात अब बैठने लगी थी कि शायद वह इस दुनिया में नहीं है। अगर वह दुनिया में होता तो वह ज़रूर आ जाता, लेकिन वह नहीं था, इसलिए तो मेरे पास लौटकर नहीं आया। मेरी माँ ने मुझे अपनी कसम दे दी कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तू मेरा मरा मुंह देखेगी। मेरी माँ ने रो रो कर खुद को बिस्तर से लगा लिया और कहने लगी, बस मेरी आखिरी इच्छा समझकर ही पूरी कर दे। मेरे ससुर भी कहने लगे कि बेटी तुम शादी कर लो, हमारा बेटा भी लगता है अब इस देश पर कुर्बान हो गया है। हमें तो खुश होना चाहिए कि संजय शहीद हुआ है, उसने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। मैं रातों को उठकर रोती थी, मुझे संजय सपनों में नजर आता था। वह भी मुझसे यही कहता था कि तुम अपनी जिंदगी जियो, मैं अब वापस नहीं आऊँगा। संजय के चाचा का एक बेटा था जो संजय की ही उम्र का था और वह खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस चलाया करता था। मेरी माँ ने कसम खा ली थी, उन्होंने कहा कि अपनी बेटी की शादी किसी और फौजी से नहीं करवाऊंगी, बल्कि किसी ऐसे इंसान से करवाऊंगी जो बस इधर की कारोबार करता हो और हर पल मेरी बेटी के साथ रहे। उस लड़के का नाम विजय था। यह संजय का बहुत अच्छा दोस्त भी था। दोनों एक दूसरे के लिए भाइयों से भी बढ़कर थे। बचपन में एक दूसरे के साथ खेले थे, मैं भी उनके साथ खेला करती थी, क्योंकि बचपन से संजय का तो हमारे घर में आना जाना था। मैं भी बचपन में संजय के घर चली जाया करती थी और वहीं पर विजय से मेरी मुलाकात हो जाती थी। हम तीनों मिलकर खूब खेला करते थे। मैं विजय को अच्छी तरह जानती थी, अच्छा इंसान था। मेरी माँ ने मेरे रिश्ते की बात उससे की तो उसने फौरन हाँ कह दिया, क्योंकि वह संजय की विधवा को सहारा देना चाहता था। उसकी नीयत बुरी नहीं थी, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी। यह तो संजय का दोस्त था, मैंने उसके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा था। और विजय भी जानता था कि मैं संजय से बहुत मोहब्बत करती थी। क्या यह बेवफाई नहीं थी? मेरी माँ ने कहा कि पागल, यह बेवफाई नहीं है। बेवफाई जिंदा लोगों के साथ होती है, मरे हुए के साथ भला कौन सी बेवफाई होती है? मेरी माँ ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी। मैं शादी अभी नहीं करना चाहती थी, लेकिन कोई और चारा नहीं था। मेरी माँ कहती थी कि मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तो तू अकेली रह जाएगी, मेरी आत्मा को भी चैन नहीं मिलेगा। विजय से जब मेरी शादी हुई तो पहली रात ही उसने मुझसे कहा था कि मुझे संजय की मौत का बहुत दुख है। वह अच्छा इंसान था और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। मैं उसकी जगह पर आ तो गया हूँ, लेकिन जब तक तुम्हारा दिल नहीं मान जाता तब तक मैं तुमसे दूर रहूंगा, तुम्हें टच भी नहीं करूंगा। तुम्हें जैसे चाहो इस घर में आज़ाद होकर रह सकती हो। मुझे विजय की यह बात बहुत अच्छी लगी और समय इसी तरह गुजरने लगा। समय के साथ साथ हम दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया और पति पत्नी का रिश्ता में बन गए। मुझे भी एहसास होने लगा अब संजय कभी वापस नहीं आएगा और मेरी जिंदगी विजय के साथ ही है। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। विजय के साथ रहते रहते अब मुझे पूरा 1 साल होने वाला था। हम लोगों में वैसा ही संबंध बन गया जैसा मेरा और संजय के साथ था। हम इसी तरह एक दूसरे से हंसी मजाक करने लगे, एक दूसरे को अपने दिल की बातें बताने लगे और वह भी मुझे सारी बातें करता था कि आज मैंने ऐसा किया, आज इतने ग्राहक आए, आज इतनी कमाई हुई, मैं आगे यह करना चाहता हूँ, मैं घर के लिए कोई अच्छी सी चीज़ लेना चाहता हूँ। उसने मेरे लिए बहुत सारी गहने भी बनवाए थे, क्योंकि हमारी शादी तो इसी तरह हुई थी, यानी कि बस बहुत ही सादगी से हो गई थी। पर विजय ने कहा कि तुम मेरी पत्नी हो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी कलाइयाँ खाली ना रहे। उसने मेरे लिए सोने की चूड़ियाँ बनवाई थी और उसने कहा था कि इनको हमेशा पहन कर रखना। मुझे ऐसा लगने लगा था कि बस यही जिंदगी है, गुजर ही जाएगी, इसको अच्छे तरीके से जीना चाहिए। ऐसे भी लोग हैं जो जिंदगी से दूर हो जाते हैं या जिनको जीते जी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए कभी किसी भी चीज़ की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। इंसान को बनाया ही इसलिए गया है कि वह कहीं भी एडजस्ट हो जाता है, अचानक से ही उसको सब्र आ जाता है, नई चीज़ों में जाकर वहीं का हो जाता है।
नए लोगों के साथ भी रह लेता है। एक लड़की अपनी सारी जिंदगी एक घर में गुजारती है, लेकिन सिर्फ अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेते ही वह किसी पराये घर को अपना घर समझने लगती है और अगले ही दिन से वह यह भी कहना शुरू कर देती है कि अपने घर जा रही हूँ। इंसान को शायद इसी तरह बनाया गया है। मेरे दिल में भी संजय अभी जिंदा था, लेकिन अब मेरा पति विजय था और मुझे पता था कि अब मेरी जिंदगी उसी के साथ गुजारनी है। यह जिंदगी 4 दिन की है। एक दिन वह सुबह सुबह उठा तो बहुत ही खुश था। उसने कहा कि आज मेरी सालगिरह है और विजय की यह सालगिरह मेरे साथ पहली सालगिरह है, तो आज के दिन वह खूब अच्छी तरह से मनाएंगे। मैंने कहा, अच्छा, आज के दिन क्या स्पेशल करोगे? तो उसने कहा कि मैं अच्छा सा खाना लेकर आऊँगा। तुम्हें आज खाना बनाने की ज़रूरत नहीं, तुम वही वाला जोड़ा पहन लेना जो तुमने हमारी शादी वाले दिन पहना था, लेकिन उस दिन तुम अच्छे से तैयार नहीं हुई थी, इसलिए आज से अच्छे से तैयार हो जाना। मैं लाल रंग का जोड़ा पहना तो था, लेकिन वह कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, पर मेरे सारे कपड़ों में सबसे अच्छा था। मैंने कहा कि ठीक है, और जब वह काम पर चला गया तो मैं तैयार होने लगी। आज मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब कहीं जाकर मैंने विजय को अपना पति स्वीकार कर लिया है और अब मुझे भी उससे मोहब्बत होने लगी है। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं अभी पूरी तरह से तैयार नहीं थी, मेरे बाल खुले हुए थे। मैंने कहा कि विजय इतनी जल्दी कैसे आ गए? लगता है शायद कोई चीज़ भूल गए हो। जब मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि सामने का दृश्य मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। क्योंकि सामने विजय नहीं बल्कि संजय खड़ा था। उसके हालात देखकर लगता था कि वह बहुत कमज़ोर हो चुका है। ऐसा लग रहा था वह कितना बीमार हो या किसी ऐसी जगह पर रह रहा था जहाँ पर उसे ठीक से खाना नहीं मिलता था। लेकिन मैं फौरन पहचान गई थी, यह तो संजय ही है। उसकी आंखों में भी आंसू थे। हम दोनों की हालात एक जैसी थी। वह मेरे पास बढ़ा तो मैं एकदम से 2 कदम पीछे हट गई। मुझे याद आ गया कि अब तो मैं विजय की पत्नी हूँ, संजय की नहीं। लेकिन यह क्या हो गया? उसने कहा, क्या बात है, मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? मैं कितने सालों बाद आया हूँ और तुम मुझसे दूर भाग रही हो। तुम्हें पता है मैं कहाँ था, कितनी मुश्किल से तुम तक पहुँचा हूँ, पर तुम मुझसे दूर हो रही हो। तुम विजय के घर में क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे घर गया था, तुम्हारी माँ वहाँ पर नहीं थी, पर सामने वालों ने मुझे बताया कि तुम मुझे विजय के घर पर मिलोगी। मैं संजय से कहा कि अंदर तो आओ, अंदर आकर बैठो। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मेरी हालात अजीब सी हो गई थी। ऐसा लगता था कि कोई जिंदा रहना चाहता है और अब उसके सामने मौत आकर खड़ी हो गई है, जबकि पहले वह मौत मांगता रहा है। संजय ने मुझे बताया कि मैं बहुत ही बुरी हालात में था। मैं एक छोटे से गांव में फंस गया था, जहाँ पर लोगों को मेरी भाषा भी नहीं आती थी। मेरी हालात बहुत बुरी थी। मेरी ना जाने कितनी हड्डियाँ टूटी हुई थी। उन्हीं लोगों ने मेरा इलाज किया। वह कोई जंगली लोग थे और अब वह मुझे वापस नहीं आने देना चाह रहे थे। उन्होंने मुझे कैद करके रखा था। उन्हें लगता था अगर मैं वहाँ से निकल आया तो मैं उनके रहने की जगह को सब लोगों को बता दूंगा और उनके रहने की जगह पर पहुँच जाएंगे और उनके बारे में जांच पड़ताल करेंगे, क्योंकि वह लोग बहुत ही अजीब थे। सदियों से उनका कबीला उस घने जंगल के बीच में रह रहा था और फिर मैं भी वहीं पर रहने लगा। एक दिन मौका देखकर मैं वहां से भाग निकला और बड़ी मुश्किल से तुम तक वापस पहुंचा हूँ, इसलिए सब कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल था। वह हिंदुस्तान की बॉर्डर से निकलकर किसी और ही इलाके की बॉर्डर में चला गया था और वहां से घूमता हुआ खुद को बचाता हुआ वापस हिंदुस्तान आया है, क्योंकि वह एक फौजी था। उसे बहुत मुश्किल का सामना भी करना पड़ा था। आज संजय मेरे सामने बैठा था। जब उसने अपनी कहानी सुनाई तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। वह फिर से मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा कि मैं पीछे हट गई। मैंने उसे पानी पिलाया और पूछा, क्या खाओगे? संजय कहने लगा, जो भी खिलाओगी वह खा लूँगा। मैं उसके सामने खाना रख दिया। उसने कहा, तुम्हें कब से यह खाना पसंद आने लगा? मैं तो यह सब नहीं खाता और तुम भी तो नहीं खाती थी। जो मैं नहीं खाता था, अब यह तुमने क्या पकाया हुआ है? वह मुझे नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था, जबकि वह नॉर्मल नहीं था। वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था। उसके शरीर पर चोटों के निशान भी थे, लेकिन शायद उस बात का सुकून था कि वह घर वापस आ गया है। अब मैं उसे क्या बताती कि अब तो घर उसका था ही नहीं। मैंने कहा, वह बस ऐसे ही बना लिया था। खाना खाते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, इधर आओ, मेरे पास बैठो। जब मैंने मना किया तो वह अचानक से गुस्सा हो गया। उसने कहा, मैं इतनी दूर से आया हूँ, इतने सालों बाद, और तुम मेरे पास बैठ भी नहीं सकती। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों गैरों की तरह पेश आ रही हो? भूल गई हो मुझे? भुला दिया तुमने, निकाल दिया अपने दिल से?
कि मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी कोई बॉयफ्रेंड नहीं जो तुम मुझे भूल गई हो। मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरा तुम्हारे ऊपर हक है। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। तुम यहाँ इस घर में क्या कर रही हो? अभी वह मुझसे इतने सारे सवाल कर रहा था और मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। और तब विजय घर में दाखिल हुआ। उसके हाथों में फूल थे और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। उसने मुझे देखा और जब संजय को देखा तो फूल उसके हाथ से छूटकर गिर गए। संजय उसके गले लगा और उसने कहा, मेरे दोस्त, मैंने तुझे कितना याद किया। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। विजय का व्यवहार भी अब मेरी तरह होने लगा था। थोड़ी देर बाद मेरी माँ भी वहीं पर आ गई, क्योंकि उनको भी सामने वालों ने बता दिया था कि संजय पूछता हुआ आया था। वह भी संजय का नाम सुनकर परेशान हो गई होगी कि वह कहाँ से आ गया। उसके घर वालों को भी बता दिया गया था। वह सब बहुत खुश थे। वह भी दौड़े दौड़े विजय के घर चले आए थे। लेकिन जब सबको मेरा ध्यान आया और मेरा मामला संजय के सामने लाया गया तो विजय के साथ साथ संजय के कदमों तले से भी जमीन निकल गई। उसने कहा, यह मेरी पत्नी है। मैं इसको अपनी पत्नी छोड़कर गया था। मैंने इसको तलाक नहीं दिया है। यह किसी और से शादी कैसे कर सकती है? संजय ने मेरी तरफ देखा और कहा, यह भी तुम्हारी मोहब्बत बस इतनी ही मोहब्बत थी। मैं कुछ दिनों के लिए गायब क्या हुआ? तुमने किसी और से शादी कर ली और उसके साथ रहने लगी। तुमने मेरे साथ बेवफाई की है। अपना मुंह काला किया। मेरी इज्जत का सौदा कर दिया तुमने। मेरी पत्नी होते हुए किसी और के साथ शादी कर ली तुमने। मेरी पत्नी होते हुए किसी और के साथ शादी कर ली तुमने। बहुत बड़ा पाप किया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह की लड़की हो। तुम तो बड़ी मासूम लगती थी। मुझे कहा था ना कि मेरा इंतजार करूंगी, आखिरी सांस तक इंतजार करूंगी। तो बस इतना ही सांस था और खत्म हो गया सब। हिम्मत तुम्हारी जवाब दे गई। मैं भी तो इतनी दूर था, बुरे हालात में था, लेकिन हमेशा तुम्हें याद करता रहा। यह सोचकर कि तुम्हारे पास वापस आऊंगा, और सीधा तुम्हारे पास वापस आया। अपने घर जाने के बजाय तुम्हारे पास आया। अपने बाप को देखने के बजाय तुम्हें देखने की खुशी थी। और तुमने क्या किया? मेरे साथ मेरा मान सम्मान सब खत्म कर दिया। मैं यह सब कुछ सोच भी नहीं सकता था। मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। संजय चिल्लाकर सबको कह रहा था कि आप सब ने यह कैसे होने दिया? यह मेरी पत्नी थी, इसको किसी और से शादी क्यों करने दी? यह तो हमेशा मेरी पत्नी ही रहेगी ना। इसके साथ मैंने 7 फेरे लिए हैं। आप सबकी मौजूदगी में आप सब गवाह हैं इस बात पर। उसने कहा, आप सब लोग यह कैसे कर सकते हैं? यह मेरी ही पत्नी रहेगी, चाहे मैं 10 साल बाद आऊं, चाहे मैं 15 साल बाद आऊं। तो मेरे ससुर ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अगर पति लंबे समय तक गायब रहे तो पत्नी दूसरी शादी कर सकती है। इसलिए तुम्हारी पत्नी ने कोई पाप नहीं किया है और यह शादी भी हम सब ने जबरदस्ती कहकर करवाई थी। पंचायत ने भी कहा था कि यह शादी कर सकती है, क्योंकि बहू ने 5 साल तक तुम्हारा इंतजार किया था और इतने लंबे समय तक अगर पति न आए तो पत्नी दूसरी शादी कर सकती है। यह पंचायत का फैसला था। लेकिन संजय चिल्ला पड़ा, लेकिन मैंने इसको तलाक नहीं दी है, फिर यह किसी और के साथ शादी कैसे कर सकती है? इतने पे एक बड़े बुजुर्ग आगे बढ़े और कहने लगे, हाँ, यह बात यहाँ पर सोचने वाली है। अगर पति लंबे समय तक दूर रहे तो पत्नी दूसरी शादी कर सकती है, लेकिन जब 4 साल के बाद पहला पति वापस आ जाए तो पत्नी पहले पति की हो जाएगी और उसी की ही पत्नी मानी जाएगी। यानी पहले पति के साथ ही रहेगी और उसके दूसरे पति के साथ उसकी शादी खत्म हो जाएगी। और इसका साफ मतलब है कि संजय तुम ही इसके पति हो और विजय, अब तुम्हारा इसके साथ कोई संबंध नहीं है। तुम अपने मन से अपनी पत्नी को तलाक दे सकते हो। इस संबंध को खत्म करने के लिए किसी भी जोर जबरदस्ती की जरूरत नहीं है। यह सब सुनते ही संजय के चेहरे पर सुकून आ गया, लेकिन विजय के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसकी हालात खराब होने लगी। वह कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे किस बात की सजा मिली है? मेरे साथ यह सब कुछ क्या कर दिया आप लोगों ने? ऐसा नहीं हो सकता। उन बूढ़े आदमी ने कहा कि ऐसा हो सकता है क्योंकि संजय इसका पहला पति है और उसकी पत्नी मानी जाएगी। मैं भी हैरान और परेशान खड़ी थी। जब मेरी माँ मुझे एक पंचायत के पास लेकर गई थी तब मुझे भी आधी अधूरी बात ही पता थी। मुझे सारी बातें पता नहीं थी कि अगर बाद में मेरा पति वापस आ गया तो वही मेरा पति रहेगा, विजय से मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। मुझे पूरी बात बताना चाहिए थी, पर मेरी माँ अपनी बातों में लगाकर बात को घुमा दिया था और वह भी शायद बताना भूल गई थी।
काश कि उन्होंने उसी समय मुझे पूरी बात बताई होती, लेकिन संजय के वापस आने का कोई आसार भी तो नहीं थे। यहाँ सब जानते थे, पूरा गांव जानता था। उसके अपने माँ बाप ने भी इजाजत दे दी थी कि मैं विजय से शादी कर सकती हूँ। मैं 5 साल तक उसका इंतजार किया था। संजय ने मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगा, अब तो मेरी पत्नी हो और मेरे साथ चलो, तुम यह सब कुछ भूल जाओ, मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगा। मैं तुम्हारी हालात समझ सकता हूँ। उस समय तुम बहुत ज्यादा परेशान होगी और सब तरफ से प्रेशर पड़ने के बाद ही तुमने विजय से शादी की होगी। संजय मेरा हाथ पकड़कर घर ले जाने लगा और तभी विजय ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, ऐसा कैसे, यह मेरी पत्नी है, यह मेरे साथ रहेगी। विजय और संजय दोनों आपस में झगड़ने लगे। मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मैं कोई चीज हूँ जिसके लिए दो बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं। सब ने विजय को समझाया कि अब तुम्हारा इसके ऊपर कोई हक नहीं है, तो मैं एक तरफ को हो जाओ। मैं संजय के साथ चली गई। वह मुझे अपने घर ले गया। मेरी हालात बहुत ही अजीब सी थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा कि क्या हो गया है तुम्हें, तुमने लोगों की बातें नहीं सुनी, मैं ही तुम्हारा पति हूँ, फिर मुझसे दूर क्यों भाग रही हो। तुम्हें बड़ा शौक था ना कानून का पालन करने का, कि पति लंबे समय तक दूर रहे तो तुम दूसरी शादी कर सकती हो। अब तो तुम्हें कानून का पता चल गया ना कि अब मैं वापस आ गया हूँ, तो मैं ही तुम्हारा पति हूँ। अब उस इंसान को अपने दिल से निकाल दो। वह एक सांप है जिसने अपने ही दोस्त की पत्नी के साथ शादी की। वह मेरा भाई है, मेरा कजन है, मेरा सब कुछ था, मेरे लिए भाइयों से भी बढ़कर था। मैंने उसे कभी गैर नहीं समझा, हमेशा भाई समझा। लेकिन उसने जो किया शायद कोई भी सगा भाई अपने भाई के साथ नहीं कर सकता। उसने मेरे साथ गद्दारी की है। जो लोग हमारे सबसे ज्यादा करीब होते हैं हमारे साथ वही धोखा करते हैं। मैं संजय के साथ रहने लगी। उसका व्यवहार मेरे साथ कुछ अजीब सा था। वह बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था, क्योंकि वह इतने साल बहुत ही बुरे हालातों में काट कर आया था। अब वह पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी बातों में हर वक्त तो गुस्सा दिखाई देता था। उसके शब्दों में जहर घुला रहता था। उसे मुझ पर गुस्सा था। उसके अंदर की मर्दानगी उबाल रही थी। जाहिर है उसके लिए यह सब कुछ बहुत मुश्किल था कि उसकी पत्नी 1 साल तक किसी दूसरे मर्द के साथ रही थी। मैं समझ सकती थी, लेकिन धीरे धीरे अब वह ठीक होने लगा। उसके दिल में मेरी मोहब्बत जागने लगी। उधर विजय बार बार मुझसे मिलने की कोशिश करता था, मुझे फ़ोन करता था, लेकिन संजय ने मेरा फ़ोन ही तोड़ दिया। अब इसमें मेरी क्या गलती थी। मैं उससे कोई संबंध भी नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि अगर लोगों की बात ठीक थी तो फिर संजय ही मेरा पति था। मेरी किसी और के साथ संबंध रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन मैं बहुत बेचैन थी, सारी सारी रात रोती थी। यह सोचती थी कि मेरी ज़िंदगी तो नर्क बनकर रह गई है। यह सब कुछ मेरी माँ ने किया था। मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। अगर वह मुझे मेरी हाल पर छोड़ देती और फिर संजय वापस आ जाता तो मुझे किसी और से शादी नहीं करनी पड़ती। लेकिन जिस दिन सब कुछ ठीक होने लगा था उसी दिन सब कुछ फिर से खराब हो गया। अब मैं क्या कर सकती थी। मैं संजय के साथ 3 महीने रही। जब एक दिन विजय घर आ गया और उसने कहा, मुझे मेरी पत्नी वापस करो। उसकी हालात बहुत ही अजीब सी थी। वह एकदम दीवाना सा लग रहा था, बहुत ही दुखी लग रहा था। शायद उसने अपने ऊपर बहुत ही जुल्म किए थे। उसने अपने आप को तकलीफ पहुंचाई थी। खाना पीना भी ठीक से नहीं खाया था। उसका घर सूना हो गया था। मेरे बगैर वह नहीं रह सकता। मैं तो बाहर ही नहीं आई थी। मुझे संजय ने कहा था कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें बाहर आने की। बाहर लड़ाई झगड़े होने लगा और फिर से गांव के बड़े बुजुर्ग लोगों को बुलाया गया। उन्होंने विजय को समझाया कि अब तुम इसके साथ आना जाना भी नहीं रख सकते हो और तुम्हारे यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम चले जाओ। लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। विजय और संजय आपस में बुरी तरह झगड़ रहे थे और तभी अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई। संजय मुझे डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे लिए यह बात बहुत बड़ी मुसीबत से कम नहीं थी, जबकि माँ बनना हर औरत का सपना होता है। मैं बहुत परेशान हुई थी ये खबर सुनकर, क्योंकि इस बच्चे का बाप कौन था मुझे पता नहीं था। मैं विजय के साथ रह रही थी, हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी और 2 ढाई महीने से मैं अब संजय के साथ रहने लगी थी और डॉक्टर के मुताबिक मेरी प्रेगनेंसी भी 2.5 महीने की ही थी। और इसका मतलब बच्चे का बाप कौन था किसी को नहीं पता था और तभी पता चल सकता था जब बच्चा इस दुनिया में आ जाता। विजय ने कहा कि यह मेरा बच्चा है, तुमने अपनी पत्नी को रखना है तो रख लो, मैं दिल पर पत्थर रख लूंगा, लेकिन कम से कम मेरा बच्चा तो मुझे दे दो, मैं अपने बच्चे के सहारे रह लूंगा। संजय ने कहा, बच्चा भी मेरा है और पत्नी भी मेरी है, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा अगर तूने मेरे घर में कदम रखा, मेरी पत्नी का नाम भी लिया,
विजय बार बार मेरा नाम लेने लगा। उन दोनों की लड़ाई अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हाथापाई पर उतर आए थे। मैं चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुझे मेरे ससुर ने भी ताने देना शुरू कर दिए और मेरी ननद भी कहने लगी कि तुम्हारे लिए दो भाई आपस में लड़ रहे हैं। यह तो एक दूसरे की जान थे, एक दूसरे को जरा सा भी दुख नहीं पहुंचा सकते थे, और आज कैसे एक दूसरे के लिए दुश्मनों से भी बढ़कर हो गए हैं। सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें ही शौक चढ़ा था शादी करने का। पहले पति की पत्नी बनकर बैठना था ना। मोहब्बत की तो बड़े दावे करती थी। डॉक्टर ने कहा था जब तक बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता तब तक हम नहीं बता सकते कि इसका बाप कौन है। विजय ने पहले ही कह दिया था कि बच्चा मेरा है, और जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आएगा मैं उसे लेकर चला जाऊंगा। उसने कहा था कि मुझे तुम्हारी भी कोई परवाह नहीं है, बच्चा तुम्हारे बगैर रह लेगा। मैं उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दे दूंगा। मैं परेशान थी कि कहीं यह सचमुच मेरे बच्चे को न ले जाए। और इधर संजय ने अजीब सी बात कह दी थी। उसने कहा कि अगर यह बच्चा विजय का है तो फिर हम यह बच्चा उसको दे देंगे। यानी कि दोनों ही सूरत में ही मुझे मेरे बच्चे से दूर करने की साजिशें हो रही थी। मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी सिर्फ मैं ही जानती थी। अगर मेरी कोख में बच्चा न होता तो मैं अब तक खुदकुशी कर चुकी होती। मुझे विजय ने किसी और नंबर से एक मैसेज भेजा। उसने कहा कि मुझे अब तुम पर कोई भरोसा नहीं है और तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं आने दोगी, लेकिन अपना बच्चा मैं तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा, यह बात याद रखना। और मैंने संजय को भी किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना कि वह मेरी पत्नी है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अगर उसकी कोख में उस इंसान का बच्चा है तो मैं उस बच्चे को अपने घर में नहीं रहने दूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे अंदर मेरा बच्चा था और मैं एक माँ बन चुकी थी। मैं दोनों की पत्नी बनकर नहीं बल्कि उस बच्चे की माँ बनकर सोच रही थी। और आखिर समय आ गया जब उस बच्चे को पैदा होना था, और उसी समय टेस्ट करके यह पता भी लगा सकते थे कि उसका बाप कौन है। लेकिन जब मेरी डिलीवरी का आखिरी समय आया तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। और जब ऑपरेशन करके बच्चे को पैदा किया गया तो डॉक्टर की चीख निकल गई, क्योंकि मेरे बच्चे को पैदाइशी तौर पर ही एक बहुत बड़ी बीमारी थी जिसकी वजह से वह बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि इंसान का बच्चा नहीं है, कोई जानवर का बच्चा है। उसकी शरीर बहुत ही अजीब तरह की थी, जैसे कोई पेड़ की छाल होती है। उसको जो भी देखता उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कानों को हाथ लगाने लगता। मेरा क्या दोष था? क्या यह मेरी सजा थी? लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसकी भगवान मुझे इतनी बड़ी सजा देता। दरअसल यह उन दोनों की सजा थी जो इस बच्चे के ऊपर अपनी आन का खेल खेल रहे थे। कोई उसको मुझसे छीन लेना चाहता था तो कोई इसको रखना नहीं चाहता था। रिपोर्ट के मुताबिक यह बच्चा विजय का था, लेकिन अब उसने बच्चे को लेने से मना कर दिया और संजय ने कहा कि मैं इस बच्चे को नहीं पालूंगा। और विजय तो हमेशा हमेशा के लिए ही अब गायब हो गया, क्योंकि उसे सिर्फ अपने बच्चे तक ही मुझसे मतलब था। अब उसने इस अजीब बच्चे को रखने से मना कर दिया था और शहर हमेशा हमेशा के लिए चला गया था। लेकिन जब मैंने संजय को कहा कि मैं इस बच्चे को पालना चाहती हूँ तो उसने कहा कि फिर मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम मुझे छोड़ दो। उसने कहा कि ताकि तुम विजय के पास वापस चली जाओ। मैंने कहा कि तुम तो कभी भी ऐसे इंसान नहीं थे, तुम्हें याद है हमने एक दूसरे से मोहब्बत की थी। संजय कहने लगा अगर तुम्हें वह मोहब्बत याद होती तो तुम उसके साथ कभी भी शादी नहीं करती, तो मेरे दिल से उतर गई हो। मैंने कहा कि तुम भी मेरे दिल से उतर गए हो, और अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो बेशक मुझे छोड़ सकते हो। संजय ने मुझे तलाक दे दिया और मैं वापस अपनी माँ के घर आ गई। अब मैं अपने बच्चे को पालती हूँ। दुनिया उसके बारे में जो भी बोलती रहे, लेकिन मेरे लिए तो यह मेरी औलाद है, मेरे लिए मेरी जान है, मेरे सबसे प्यारा बेटा है। मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगी। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे बच्चे की उम्र ज़्यादा नहीं होती, यह बच्चा कुछ ही समय जिंदा रह पाएगा, लेकिन मेरा बेटा मेरे पास रहेगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और अपनी जी जान से अपने बेटे की सेवा और परवरिश करूंगी ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा समय तक मेरे पास रहे। मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है। कभी कभी सोचती हूँ कि मेरी मेरी क्या गलती थी जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना।